पुजारी जी की बात सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था ये मंदिर 20 या 30 साल पुराना होगा, लेकिन ये तो 200 साल पुराना है। उन दोनों के शॉक्ड चेहरे को देख पुजारी हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम इस मंदिर की चमक पर मत जाओ। इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए हर साल इस मंदिर पर बहुत सी धनराशि का उपयोग होता है, इसीलिए ये एकदम नया लगता है। ऋतिक और अमर को पुजारी की बात समझ आ जाती है और वो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे दोनों पुजारी जी को प्रणाम कर मंदिर से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हवेली के हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने काले रंग का कुर्ता और काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। उसका रौब ऐसा था जैसे किसी अमीर खानदान का श्रेष्ठ हो। उसके सामने ही एक आदमी जिसका नाम मोहन था, सर झुकाए खड़ा था। अधेड़ उम्र का आदमी मोहन से कहता है, पता चला कौन थे वे दोनों? मोहन जवाब देते हुए कहता है, जी ठाकुर साहब, वो दोनों पास ही के शहर से आए हैं यहाँ। अच्छा, जरा नाम बताना, क्या है उन दोनों के? जी, वो मोहन हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। बेचारा नाम कहाँ से बताए, उसने तो पहली वाली बात ही झूठ बोली थी। उसे तो उन दोनों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हमारे ये भाई साहब तो अपना दिमाग हवेली में ही छोड़ गए थे। ठाकुर साहब गुस्से के साथ मोहन से कहते हैं, तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। अकल क्या घास चरने गई है तेरी? कोई बाहर वाला हमारे गांव में घुस आता है और हमें कानों कान भी खबर नहीं हुई। अभी जाओ और पता करो कौन है दोनों और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जी ठाकुर साहब। इतना कहकर मोहन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ शालिनी आ जाती है और अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा, आप काका पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक काम करने को दिया था उस नालायक को, वो भी नहीं हुआ। कैसा काम? मैंने सुना है कल रात 2 शहरी हमारे गांव में घुस आए हैं। बस उसी सिलसिले में बात हो रही थी। खैर तुम बताओ, तुम तो मंदिर गई थी ना? जी पापा, मैं अभी मंदिर से होकर आई हूँ। उसके बाद शालिनी वहाँ से चली जाती है। उसके मन में अपने पापा की कही हुई बात ही घूम रही थी और वो खुद से बड़बड़ाती है, कहीं पापा उन दोनों की बात तो नहीं कर रहे हैं। तभी चांदनी शालिनी के पास आती है और उसकी बड़बड़ाहट को सुनकर उससे पूछती है, किसकी बात? चांदनी को सामने देख शालिनी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तेरे साजन की। तू भी ना कुछ भी बोलती है। मैं सच ही कह रही हूँ। तुझे पता है पापा ने उन दोनों को हवेली में बुलाया है। किन दोनों को? अरे वही दोनों जो तुझे उस रात मिले थे। तेरे पापा ने उन्हें बुलाया है? पर क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। जब वो आएंगे तो खुद ही पूछ लेना। मैं क्यों पूछने लगी भला? वो आए या जाए, मेरा उससे क्या मतलब? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बस मजाक कर रही थी। इधर ये दोनों लड़कियां आपस में खिचड़ी पका रही थी, तो वहीं ऋतिक और अमर वापस घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें करण और रोमियो मिल जाते हैं। करण उन दोनों से कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अमर कहता है, क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, हम तो बस। करण अभी अपनी बात पूरी करता कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जब वे चारों आवाज़ की दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें एक काला सा मोटा आदमी उनकी ओर आते दिखाई देता है। ये मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन था। मोहन उन लोगों के पास आकर उनसे कहता है, कल रात जो शहरी यहाँ आए थे वो तुम लोग ही हो ना? ऋतिक कहता है, हाँ हम ही हैं। आप कौन? मोहन अपना सीना चौड़ा करते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ के सरपंच का सबसे वफादार नौकर हूँ। तुम लोग अभी मेरे साथ हवेली चलो, ठाकुर साहब ने तुम्हें याद किया है। मोहन की बात सुन ऋतिक कन्फ्यूजन के साथ करण की ओर देखता है। ऋतिक को कंफ्यूज देख करण मोहन से कहता है, ठीक है हम आते हैं।
अमर करण से पूछता है, ये ठाकुर साहब कौन है? रोमियो अमर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इस गांव के सरपंच हैं, ठाकुर रणवीर सिंह। तुम दोनों यहाँ नए आए हो, इसीलिए जांच पड़ताल के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। हम भी जब पहली बार यहाँ आए थे तो हमें भी ऐसे ही बुलाया गया था। अच्छा। अमर और ऋतिक हामी में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद वे चारों मोहन के साथ हवेली की ओर जाने लग जाते हैं। हवेली में पहुंचकर मोहन उन दोनों को हॉल में ले जाता है, जहां ठाकुर साहब उसका इंतजार कर रहे थे। मोहन आते ही ठाकुर साहब से कहता है, यही हैं वो दोनों जो कल रात यहाँ आए थे। मोहन की बात सुन ठाकुर साहब ऋतिक और अमर की ओर चील सी पैनी निगाहों से घूरने लग जाते हैं। उनका बस चलता तो वे नजरों से ही उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देते। करण आगे आता है और हाथ जोड़ते हुए ठाकुर साहब से कहता है, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब गहरी आवाज में कहते हैं, उसके बाद वे ऋतिक और अमर की ओर देखते हुए कहते हैं, तो तुम ही हो वो शहरी? जी, मेरा नाम अमर है और ये मेरा दोस्त ऋतिक। हम दोनों कल रात ही यहाँ आए हैं, अमर कहता है। अच्छा, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम दोनों किस काम से यहाँ आए हो? ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और ठाकुर साहब को देते हुए कहता है, ये हमारा कार्ड है। हमें पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ भेजा गया है। हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि इसी गांव के आसपास एक प्राचीन मंदिर छुपा हुआ है, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा रणविजय सिंह का खजाना छुपा हुआ है। उसी मंदिर पर रिसर्च करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हमें वो मंदिर मिल जाता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और आपके गांव का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ऋतिक की बात सुन ठाकुर साहब के चेहरे पर एक अभिमानजनक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, जिस महाराजा रणविजय सिंह की तुम बात कर रहे हो, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने दशकों लगा दिए उस खजाने को ढूंढने में, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस खजाने का पता नहीं लगा पाए। तुम किसी मंदिर की बात कर रहे थे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो खजाना मंदिर में ही छुपा हुआ है? हमने तो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। ऋतिक जवाब देते हुए कहता है, आपको तो पता ही है, पुराने काल में कितने ही युद्ध हुए हैं और युद्ध में हार जीत तो चलती रहती है। हाँ, ठाकुर साहब कहते हैं। और ऋतिक अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, युद्ध में हार जाने के बाद एक राजा अपना सारा खजाना और राज्य हार जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ राजाओं ने अपना खजाना ऐसी जगहों पर छिपाना शुरू कर दिया जहां दुश्मनों की नज़र उस पर ना पड़ सके, ताकि युद्ध हार जाने के बाद भी वो खजाना दुश्मनों के हाथ ना लगे। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और राजाओं ने अपना खजाना महलों में रखने की बजाय मंदिरों के तहखानों में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां कोई चाह कर भी छानबीन नहीं कर सकता और न लूटपाट कर सकता है। हमने अमरपुरा के इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी इकट्ठी की है और हमें पता चला है यहाँ की 7 पहाड़ियों में से ही किसी एक पर वो प्राचीन मंदिर है और हो सकता है वो खजाना वहीं पर हो। ऋतिक की बात सुनकर तो ठाकुर साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, तुम काफ़ी समझदार हो। मुझे उम्मीद है तुम ये काम कर पाओगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें उस खजाने का 5% हिस्सा जरूर देंगे। अमर नाम में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अमर की बात सुनकर तो ठाकुर साहब को लगने लगा था कि आज भी इंसानों में इंसानियत जिंदा है। कुछ लोग तो कुछ पाने के लिए मरने मारने को उतर आते हैं और एक ये हैं जो अपनी मेहनत का फल भी नहीं लेना चाहते। लेकिन ठाकुर साहब को कहाँ पता था कि अमर के साथ कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता और अगले ही पल वो उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा।
क्या कहा? हमें कुछ नहीं मिलेगा? महाराजा रणवीर सिंह के वंशज हैं हम, और ये खजाना भी हमारी विरासत है। ठाकुर साहब को गुस्सा होते देख अमर उन्हें समझाते हुए कहता है, देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हमें किसी की विरासत से कोई मतलब नहीं है। कोई भी इंसान हमसे आकर ये कह दे कि वो महाराजा रणविजय सिंह का वंशज है, तो क्या हम उसको खजाना बांटते फिरेंगे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठाकुर साहब को अमर की बात समझ में आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी बात में दम तो है। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन मुंह बहुत चलाते हो। ठाकुर साहब ने तो कह दिया, लेकिन उनकी बात सुन अमर तो अपने बाल ही नोचने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तारीफ थी या उसे गाली दी जा रही थी। तुम्हें सबूत चाहिए ना? रुको, अभी तुम्हें सबूत देते हैं। इतना कहकर ठाकुर साहब मोहन से कहते हैं, मोहन, जरा मेरी तलवार तो लेकर आना। ठाकुर साहब का इतना कहना ही था कि उन चारों के तो तोते उड़ गए। उन्हें तो रोना आ रहा था कि क्यों वे यहाँ आए, और ऋतिक का तो मन कर रहा था कि कहीं दीवार में अपना सिर ही दे मारे। इधर मोहन भी हैरान था। फिर भी अपने मालिक का हुक्म सुन वह तुरंत तलवार लेने चला जाता है। मोहन को तलवार लाने का ऑर्डर देते देख रोमियो और करण की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो तो बेचारे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे। इस बात से उनका क्या वास्ता कि उसके दोस्त क्या करते हैं। रोमियो को तो अपनी दादी की कही बात याद आ रही थी, जब वो उससे कहा करती थी कि अपने नालायक दोस्तों का साथ छोड़ दे, किसी दिन ये लोग तुझे भी अपने साथ ले डूबेंगे। लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी, और आज अपनी ही कर्मी का फल था कि ठाकुर साहब की तलवार उसके गले पर अटक गई थी। ऋतिक हिचकिचाते हुए ठाकुर साहब से कहता है, तलवार लाने की क्या ज़रूरत है? हम बातों से भी मामला सुलझा सकते हैं। ठाकुर साहब ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, नहीं, अब बात करने से इस मामले का हल नहीं सुलझने वाला। तलवार तो लानी ही पड़ेगी, तभी तुम लोगों को पता चलेगा। ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक का तो रोना ही निकल आता है। उसे क्या पता था कि इतनी छोटी सी बात पर मरने मारने पर बात आ जाएगी। उन चारों ने मन बना लिया था कि जैसे ही ठाकुर साहब तलवार लेकर उन पर हमला करेंगे, वैसे ही वे लोग वहां से उल्टे पैर दौड़ लगा लेंगे। उधर हॉल के एक कोने में ही खड़ी दोनों लड़कियों को भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शालिनी अपने पापा को अच्छे से जानती थी। वो ऐसे इंसान नहीं थे कि कोई भी बाहर वाला उनके ऊपर उंगली उठाए और वे चुपचाप सुनते रहें। शालिनी को पता था कि इन लड़कों की बात भी गलत नहीं थी। भला बिना किसी पुख्ता सबूत के वो किसी पर भी भरोसा कैसे कर लेंगे। इसीलिए वो आगे आती है और अपने पापा से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मोहन आ जाता है। उसके हाथों में एक चमचमाती हुई तलवार थी। वो तलवार देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिस पर कई रत्न जड़े हुए थे। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए मोहन के हाथ से तलवार लेते हैं और उन चारों के पास जाने लगते हैं। ठाकुर साहब को अपनी ओर आते देख उन लोगों की जान ही हलक में आ जाती है। रोमियो और करण तो 2-3 कदम पीछे भी हट चुके थे। इससे पहले कि कोई भी वहां से भाग पाता, ठाकुर साहब ऋतिक के पास आते हैं और कहते हैं, ये है महाराजा रणविजय सिंह की शाही तलवार। मुझे उम्मीद है इसे देखकर तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि हम ही रणविजय सिंह जी के वंशज हैं। ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक की जान में जान आती है। उसे तो लगा था कि आज उसका आखिरी दिन है। ठाकुर साहब तो बस उसे सबूत के तौर पर ये तलवार दिखा रहे थे और उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। खैर बला टली और ऋतिक उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और गौर से उसे देखने लग जाता है। कुछ देर तलवार का मुआयना करने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तलवार महाराज रणविजय सिंह जी की ही है।
इसकी धार से ही पता चलता है कि ये एक शाही तलवार है। आपका खानदान सच में बहुत महान है, जो इस धरोहर को सदियों से अपने पास संभाल कर रख पाया है। मैं जुबान देता हूँ कि आपकी विरासत आपको ही मिलेगी। ऋतिक को पता था कि अगर उसने कुछ भी नानुकुर करी तो ये शाही तलवार जो उसके हाथ में थी वो अगले ही पल उसके गले पर होगी। इसीलिए उसने मामले को यहीं रफा दफा कर दिया। उसके बाद वो ठाकुर साहब से कहता है, वैसे क्या आपके गांव में बाहरी लोगों का आना मना है? ऐसी बात नहीं है। दरअसल तारपुरा गांव का सरपंच हमारा खानदानी दुश्मन है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आदमी यहाँ भेजता रहता है। इसीलिए जब भी कोई बाहरी लोग यहाँ आते हैं, हम उनकी जांच पड़ताल करने यहाँ बुला लेते हैं। जी, ऋतिक को ठाकुर साहब की परेशानी समझ आ जाती है और वो आगे उनसे कुछ नहीं पूछता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी भागता हुआ वहाँ आता है और घबराते हुए ठाकुर साहब से कहता है, गजब हो गया ठाकुर साहब। इस पर मोहन उस आदमी पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या गजब हो गया? कहीं तेरी घरवाली माँ तो नहीं बन गई? मोहन की बात सुन ठाकुर साहब उसे घूरने लग जाते हैं और फिर उस आदमी से पूछते हैं, साफ साफ बताओ बात क्या है? वो आदमी कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। उस आदमी की बिना सिर पैर वाली बातों को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ठाकुर साहब हाथ दिखाते हुए उस आदमी से कहते हैं, ठीक है हम आते हैं। इतना कहकर मोहन और ठाकुर साहब उस आदमी के साथ हवेली से बाहर जाने लग जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही ऋतिक और उसके दोस्त भी हवेली से बाहर जाने लगते हैं। वे लोग कुछ ही कदम चले थे कि तभी ऋतिक की नज़र हॉल के कोने में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ती है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो जहाँ था वहीं रुक जाता है और आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को घूरने लग जाता है। ऋतिक ही नहीं बल्कि अमर भी हैरान था। अमर धीरे से ऋतिक से कहता है, ये तो वही लड़की है ना? पास ही में खड़ा रोमियो ये सब सुन रहा था और वो कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? अमर कहता है, नहीं, ये शालिनी है, ठाकुर साहब की इकलौती बेटी। इससे दूर ही रहना, वरना ठाकुर साहब को पता चला तो खैर नहीं है। ऋतिक चिढ़ते हुए रोमियो से कहता है, हमसे क्या कह रहा है? तू अपनी देख, अगर ठाकुर साहब को पता चला कि तू उन्हीं के गांव के एक टीचर पर लट्टू है तो सोच वो तेरा क्या हाल करेंगे। और वैसे भी मेरा ठाकुर साहब की बेटी से क्या लेना देना? मैं तो उसके बराबर में खड़ी लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या तू उसे जानता है? रोमियो जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं तो पहली बार इसे यहाँ देख रहा हूँ। शायद शालिनी की दोस्त होगी। कि लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शालिनी चांदनी को लेकर उन लोगों के पास आती है और मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहती है, तो तुम्हारा नाम ऋतिक है? ऋतिक शालिनी के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र चांदनी की आंखों से टकरा जाती है। इधर जब चांदनी की नज़रें भी ऋतिक से टकराती है तो वो शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और बस लड़कियों की इन्हीं अदाओं पर तो लड़के मर मिटे जाते हैं। ऋतिक तो किसी अलग ही दुनिया में खो सा गया था। तभी शालिनी उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाती है और कहती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? शालिनी के टोके जाने पर ऋतिक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और हकलाते हुए जवाब देता है, जी वो मेरा नाम ऋतिक है और ये मेरे दोस्त अमर, करण और रोमियो हैं। हाँ, मेरा नाम शालिनी है और ये मेरी दोस्त है। इतना कहकर शालिनी मुस्कुराने लग जाती है और ऋतिक बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। अरे अपना नाम बता दिया तो अपनी दोस्त का भी बता देती। शालिनी को पता था कि ऋतिक के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो तुरंत चांदनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर ऋतिक तो बस खड़े खड़े उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वे चारों भी हवेली से बाहर आ जाते हैं और ठाकुर साहब के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जल्द ही वे लोग एक मंदिर वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान के ही एक हिस्से में कई लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो।
लोग आपस में बात कर रहे थे। सभी के चेहरे पर दहशत के भाव नजर आ रहे थे। इतनी भीड़ तो किसी मेले में भी नहीं होती जितनी वहां इस समय जमा थी। करण हैरानी के साथ कहता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? रोमियो जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं। भीड़ को साइड करते हुए जब वे चारों वहां पहुंचते हैं तो अपने सामने चल रहे नज़ारे को देख हैरान हो जाते हैं। सामने ही एक कब्र बनी हुई थी। कब्र की मिट्टी गीली और लाल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कब्र ज़्यादा पुरानी नहीं थी। कब्र के ऊपर ही 7 इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी और साथ ही में वहाँ कई सारे कौवे मरे पड़े थे। कब्र के ऊपर ही आसमान में ढेर सारे चील कौवे मंडरा रहे थे, जैसे उन्हें किसी संकट का आभास हो गया हो। वो नज़ारा इतना भयानक था कि लोगों की रूह तक कँपा दे। अकेला आदमी तो डरकर बेहोश ही हो जाता। भीड़ में से कोई एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए कहता है, वो लौट आई है। पास ही में खड़ा एक नौजवान उस बूढ़े से पूछता है, कौन लौट आई है? उस नौजवान की बात सुन बूढ़ा अपने ख्यालों में खो जाता है और खुद से ही बड़बड़ाता है, बंजारन। भीड़ से दूसरा आदमी कहता है, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर एक ही रात में एक कब्र यहाँ कैसे आ गई? कहीं वो आज़ाद तो नहीं हो गई? एक और आदमी कहता है, पता नहीं भैया, मैं तो कहता हूँ इस कब्र को ही खोद कर देख लेते हैं। मुझे तो लगता है किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है और यहाँ मार कर दफना दिया होगा और ये खोपड़ियाँ यहाँ डाल दी ताकि लोगों को कोई शक ना हो। उसके पास ही में खड़ा एक और आदमी कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है भैया, क्यों ना तुम ही इसे खोद कर देख लो। उस आदमी की बात सुन पहले वाले आदमी की हवा टाइट हो जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाता है। इधर मोहन उस कब्र का जायजा ले रहा था और ठाकुर साहब के चेहरे पर चिंता के साफ भाव झलक रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। मोहन ठाकुर साहब के पास आता है और कहता है, हाँ, ये कब्र कल रात ही बनाई गई है। मोहन की बात सुन ठाकुर साहब चिढ़ते हुए उससे कहते हैं, उल्लू के पट्टे हो तो मुझे भी समझ आ रहा है, इसमें नई बात क्या है? ठाकुर साहब की डांट सुन मोहन अपना सर खुजाने लग जाता है। ठाकुर साहब कुछ देर तक उस कब्र को ही देखते रहते हैं और फिर तेज आवाज में गांव वालों से कहते हैं, सब लोग शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब की बात सुन सब लोग शांत हो जाते हैं और ध्यान से ठाकुर साहब की ओर देखने लग जाते हैं। ठाकुर साहब आगे कहते हैं, हमें लगता है ये किसी इंसान का काम है जो अपना जुर्म छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आज ही इस मामले की छानबीन करवाते हैं। तब तक आप लोग निश्चिंत हो जाइए और आज के बाद कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस पर वह बूढ़ा आदमी खुद में ही बड़बड़ाता है, नहीं, ये उसी का काम है, वो वापस आ गई है। अब फिर से मौतों का सिलसिला चालू होगा और फिर से शिकार होने चालू हो जाएंगे। उस बूढ़े की बड़बड़ाहट को सुन आसपास के कुछ लोगों को यकीन हो गया था कि ये जो भी हो रहा है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, कहीं वो सच में आज़ाद तो नहीं हो गई। कुछ लोगों के मन में यही सब चल रहा था और उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। गांव वालों की बातें सुन ऋतिक और उसके दोस्तों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हैरान तो वे लोग भी थे जब उन्होंने उस कब्र को देखा था। मामले की गंभीरता को समझने के लिए वे लोग उस कब्र के पास जाते हैं और गौर से उसे देखने लग जाते हैं। कब्र को देख ऋतिक और अमर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ऋतिक हैरानी के साथ अमर से कहता है, तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? इस पर रोमियो जवाब देते हुए कहता है, और किसने किया होगा, ये काम तो सिर्फ बंजारन ही कर सकती है। ऋतिक कन्फ्यूजन के साथ उससे पूछता है, ये बंजारन कौन है? रोमियो करण की ओर घूरते हुए कहता है, मैं तो कल रात ही बताने वाला था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अमर चिढ़ते हुए रोमियो से कहता है,
अरे हाँ हाँ ठीक है, अब तू बताएगा भी ये बंजारन कौन है? हाँ हाँ बता रहा हूँ। मैंने कल कहा था ना, इस गांव पर एक डायन का साया है। सभी लोग हामी में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद रोमियो आगे कहता है, आज से 20 साल पहले वो बंजारन अमरपुरा के जंगलों में भटका करती थी। वो हर अमावस और पूर्णिमा की रात लोगों का शिकार करती थी। वो एक डायन थी। डायन, अमर कंफ्यूजन के साथ कहता है, शिकार करती थी मतलब गांव के लोगों को जान से मार डालती थी। कहते हैं डायन मर्दों का शिकार करके उनका खून पी जाती थी, जिससे वो कभी बूढ़ी नहीं होती और उसका यौवन बरकरार रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि डायन माँ काली की दासियाँ होती हैं, जो काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। जब वो आज़ाद थी तब हर अमावस और पूर्णिमा को शिकार होते थे और लोगों की लाश इसी मैदान में पड़ी मिलती थी। वैसे लोग उसे बंजारन क्यों कहते हैं? मेरा मतलब बंजारन तो राजस्थान में होते हैं, फिर बंजारन का यहाँ क्या काम? ऋतिक रोमियो से पूछता है और रोमियो उसे समझाते हुए कहता है, वो बंजारन की तरह दिखती है, इसीलिए लोग उसे बंजारन कहते हैं। उसका पहनावा बंजारन वाला है। कहते हैं वो बला की खूबसूरत है। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। करण हंसते हुए रोमियो से कहता है, अबे साले, तू कह तो ऐसे रहा है जैसे कभी डेट पर गया हो उसके साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो बंजारन सच में बहुत खतरनाक है। अगर वो फिर से आज़ाद हो गई तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ऋतिक रोमियो पर शक करते हुए उससे पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता? रोमियो अपनी सफाई देते हुए कहता है, वो मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से ये सब सुना था। हाँ चल छोड़िए ना ये सब। वैसे भी ठाकुर साहब ने बोला है कि वो सब पता लगा लेंगे। आज रात की ही तो बात है, कल तो पता लग ही जाएगा, ऋतिक कहता है और सब लोग हामी में अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद वे चारों वहाँ से घर की ओर चले जाते हैं। रात के 8 बज रहे थे। ठाकुर साहब हवेली के बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ उनका कामचोर नौकर मोहन आ जाता है। मोहन के पीछे पीछे 2 हट्टे कट्टे आदमी भी चले आ रहे थे, जिनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ कोयला। दोनों आदमी ठाकुर साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और वहीं एक साइड में खड़े हो जाते हैं। मोहन आते ही ठाकुर साहब से कहता है, ये लीजिए, आ गए ये दोनों। अब आगे का काम आप ही इन्हें बता दीजिए। ठाकुर साहब उन दोनों आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, आज दिन में जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही होगा। दोनों आदमी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। ठाकुर साहब आगे कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अभी वहाँ जाओ और उस कब्र को खोद कर देखो उसके अंदर क्या है। ठाकुर साहब की बात सुन दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। उनके चेहरे पर दहशत के भाव नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी राजी ना हो। ठाकुर साहब उन दोनों की घबराहट को समझते थे, इसीलिए वो उन दोनों से कहते हैं, घबराओ मत, मोहन भी तुम दोनों के साथ जाएगा। जब खुदाई का काम हो जाए तो हमें खबर कर देना। ठाकुर साहब की बात सुनकर तो मोहन के तोते ही उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसके मालिक उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे। उसका तो मन कर रहा था कि अभी धरती फटे और वो उसमें समा जाए। वो बरसों से ठाकुर खानदान का वफादार नौकर रहा है और उसकी वफादारी का उसे ये सिला मिला। खैर, मालिक की बात नौकर कैसे टाल सकता है, इसीलिए वो रोनी सूरत के साथ अपनी हामी में अपना सिर हिला देता है। उसके बाद मोहन उन दोनों आदमियों के साथ मैदान की ओर जाने लगता है। टार्च की रोशनी में वे तीनों धीमे कदमों के साथ आगे चले जा रहे थे। बीच रास्ते में ही मोहन अपना फ़ोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करने लग जाता है। फ़ोन की रिंग जाती है, फिर दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है। हाँ मोहन भाई बोलो, अचानक से कैसे फ़ोन किया? मोहन रोनी सी आवाज़ के साथ कहता है, अरे तू जहाँ भी है जल्दी से मैदान वाले हिस्से में आ जा। इतना कहकर मोहन फ़ोन काट देता है और हनुमान नाम का जाप कर
कब्र की ओर जाने लग जाता है। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरा सन्नाटा वहाँ चारों ओर फैला हुआ था। आसपास से आ रही कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें उस शांत माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। दोनों आदमी आगे आगे चल रहे थे और मोहन उनके पीछे पीछे। मोहन बार बार अपने अगल बगल देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला साया उसके साथ चल रहा हो। उसे डर का कहीं कोई उसके कंधे पर हाथ ना रख दे और वो उसी पल हार्ट अटैक से मर न जाए। उसे अपने ही कदमों की आवाज़ों से डर लग रहा था। जब वे तीनों उस कब्र के पास पहुंचते हैं तो वहाँ का तापमान नॉर्मल तापमान से कम हो जाता है। तीनों को ठंड लगने लगती है। तापमान में आए बदलाव को देख वे तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। मोहन टार्च की रोशनी कब्र पर मारता है और उन दोनों आदमियों से कहता है, अब देरी मत करो, जल्दी से इसे खोदना शुरू कर दो। दोनों आदमी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और एक झंडे से वहाँ पड़ी कंकाली खोपड़ी को साइड में कर देते हैं। उसके बाद वे दोनों उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एक आदमी उस कब्र का पर फावड़ा चलाता है वैसे ही आसमान में एक तेज आवाज़ होती है और वहाँ का माहौल बदलने लग जाता है। आसमान में ढेरों काले बादल मंडराने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई सारे काले साए आसमान में मंडरा रहे हों। शांत बहती हवाएं तेज हो जाती हैं और कुछ ही देर में वहाँ भयंकर तूफान आ जाता है। मोहन के हाथ में लगी टॉर्च बंद चालू होने लगती है। मौसम में आए बदलाव को देख मोहन और उसके साथ आए आदमी डर से कांपने लग जाते हैं। हवा के तेज बहाव में उन तीनों का वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मोहन चिल्लाते हुए उन दोनों आदमियों से कहता है, जल्दी कब्र से दूर हट जाओ। मोहन की बात सुन दोनों आदमी घबराते हुए कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। उनके पीछे हटते ही मौसम शांत होने लगता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मोहन तो इतना डर चुका था कि उसका वहाँ 2 पल भी रुकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो बिना काम पूरा किए वापस गया तो ठाकुर साहब उसे सूली पर लटका देंगे। कुछ देर नॉर्मल होने के बाद मोहन फिर से उन दोनों से कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार ध्यान से करना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। मोहन की बात सुन दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। तभी मोहन दोबारा उनसे कहता है, क्या हुआ, ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो? उनमें से एक आदमी हकलाते हुए कहता है, अगर हमने इस कब्र को खोदने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। मोहन उस आदमी को समझाते हुए कहता है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो हम वापस चलेंगे। मोहन की बात सुन दूसरा आदमी मना करते हुए कहता है, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, इसमें जान का खतरा है। ठाकुर साहब से कह देना ये काम किसी और से करा लें। मोहन चिढ़ते हुए उन दोनों से कहता है, ठीक है, तुम लोग रहने दो, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैंने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया है। दोनों आदमी यहाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे लोग किसी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। उन लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक टॉर्च की रोशनी उनकी ओर आती हुई नज़र आती है। मोहन तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करता है और हवा में घुमाने लग जाता है। टॉर्च की रोशनी देख वे अनजान लोग मोहन की ओर आने लगते हैं। जब वे लोग मोहन के पास पहुंचते हैं तो मोहन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोहन खुश होते हुए उन लोगों से कहता है, अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए, मुझे तो लगा था ये रोमियो आएगा ही नहीं। ये अनजान लोग कोई और नहीं बल्कि ऋतिक और उसके दोस्त थे, जिन्हें मोहन ने फ़ोन करके बुलाया था। रोमियो हंसते हुए मोहन से कहता है, कैसी बात कर रहे हो मोहन भाई, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? रोमियो की बात सुन मोहन हाँ में सिर हिला देता है। ऋतिक कन्फ्यूजन के साथ मोहन से पूछता है, वो कब्र का कुछ पता चला? मोहन बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, उसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अब तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता ही है गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। कोई सामने ही नहीं आ रहा जो इस कब्र को खोद सके। जब तक ये कब्र खुदेगी नहीं
तब तक पता कैसे चलेगा इसके अंदर क्या है। अमर मोहन की बात से सहमति जताते हुए कहता है, हाँ बात तो सही है, गांव के लोग होते ही अंधविश्वासी हैं, इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। करण मोहन से पूछता है और करण की बात सुन मोहन हकलाते हुए उससे कहता है, क्या तुम लोग इस कब्र को खोद सकते हो। मोहन की बात सुन तो वो चारों शॉक्ड ही हो जाते हैं। इसने क्या हमें कोई मजदूर समझ रखा है जो हमें यहाँ खुदाई करने बुला लिया। अरे खुदाई तो खुदाई, भला कब्र की खुदाई कौन करवाता है। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि तभी मोहन उन लोगों से कहता है, देखो ये काम बहुत ज़रूरी है, किसी की मौत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम लोगों से मेरी विनती है, तुम जल्दी से इस कब्र को खोद दो, आगे तुम्हारी मर्जी। मोहन को पता था जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो बेचारा बनना ही पड़ता है ताकि कोई दूसरा उसके लिए घी निकाल कर दे, और हुआ भी यही। मोहन की विनती सुन वे चारों मान गए। अमर हाथ दिखाते हुए मोहन से कहता है, तुम्हें विनती करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत सी कब्रें खोदी होती हैं, ये भी खोद ही देंगे। अमर की बात सुन मोहन शॉक्ड हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं, कह तो ऐसे रहा है जैसे कब्र नहीं खजाना खोद रहा हो। मोहन अपनी सोच में ही था कि तभी अमर आगे कहता है, आखिर कब्रें खोदकर खजाना जो मिलता है। ये सुनकर तो मोहन के पांव तले धरती ही फिसल गई। अब तो उसे यकीन हो चला था कि ये सच में कोई भूत है, तभी तो उसके मन की बात जान ली। मोहन हकलाते हुए अमर से कहता है, तो तुम्हें कैसे ये सब पता चला। मोहन को घबराते देखकर अमर हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, क्या पता है। मोहन हिम्मत करते हुए कहता है, कब्र के नीचे लाश होती है, खजाना नहीं। अमर हंसते हुए मोहन से कहता है, वो लाश ही तो खजाना है। ये सुनकर तो मोहन को रोना ही आ जाता है। उसने मदद करने के लिए बुलाया भी किसे, एक भूत को। अमर अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, हमने बताया था ना कि हम पुरातत्व विभाग में काम करते हैं। कई बार हमें पुराने खंडहरों में जाना होता है जहाँ प्राचीन राजाओं की कब्र होती हैं। वो क्या किसी खजाने से कम है। मोहन को अमर की बात समझ आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। तभी रोमियो की नज़र उन दोनों आदमियों पर पड़ती है और वो मोहन से पूछता है, ये दोनों कौन हैं। मोहन जवाब देते हुए कहता है, ये गांव के ही आदमी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने इन्हें रोक लिया। जितने लोग साथ होंगे उतना ही अच्छा है। मोहन के मुंह से झूठ बोले जाने पर दोनों आदमी कन्फ्यूजन के साथ एक दूसरे को और देखने लग जाते हैं। इधर मोहन उन लोगों से कहता है, ठीक है फिर काम शुरू करें। हाँ, अमर कहता है और फावड़ा लेकर कब्र के पास जाने लगता है। अमर फावड़ा लेकर कब्र के पास जाता है और कब्र का मुआयना करने लगता है। अमर को इस तरह से कब्र घूरता देख रोमियो चिढ़ते हुए उससे कहता है, अबे ऐसे क्या देख रहा है उसे, नाप तो ऐसे ले रहा है जैसे कोई दर्जी किसी लड़की का लेता हो। हाँ खोद रहा हूँ, बस एंगल चेक कर रहा हूँ, तू नहीं समझेगा, तूने कभी खुदाई नहीं करी ना, अमर कहता है। और अमर की बात सुन रोमियो हंसते हुए उससे कहता है, बेटा खोदना और चुप एकदम, पता नहीं क्या क्या भरा रहता है तेरे दिमाग से। करण डांटते हुए रोमियो से कहता है और करण की डांट सुन रोमियो अपने दांत दिखाने लग जाता है। रोमियो की बात इग्नोर कर अमर अपने काम पर लग जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। फावड़ा मारे जाने पर भी जब मौसम में कोई बदलाव नहीं होता तो मोहन राहत की सांस लेता है। अमर जोर जोर से फावड़ा चलाए जा रहा था जैसे पिछले जन्म की दुश्मन को मार रहा हो। धीरे धीरे कब्र की मिट्टी हटने लगती है और एक गड्ढा बन जाता है। अमर फावड़ा मारना बंद कर देता है और अंदर की मिट्टी बाहर निकालने लगता है। अमर काफ़ी थक चुका था और अभी कब्र पूरी तरह से खुदनी बाकी थी, इसीलिए अमर के बाद करण फावड़ा लेकर कब्र खोदना शुरू कर देता है। इधर मोहन और बाकी सब कब्र के पास ही खड़े ये सब होते हुए देख रहे थे। मोहन को तो अपनी ही समझदारी पर गर्व हो रहा था और वो रोमियो की ओर देख मुस्कुरा रहा था। मोहन को अपनी ओर टुकुर टुकुर घूरता देख रोमियो को उसके लक्षण ठीक नहीं लगते और वो बुरा सा मुंह बना लेता है। मोहन अभी भी उसे ही ऐसे घूरे जा रहा था जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को घूरता है। रोमियो को पता था
मोहन की अभी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो मोहन से दूरी बना लेता है। उसे शक था कहीं मोहन उस टाइप का आदमी तो नहीं है। रोमियो की हालत से अनजान ऋतिक अमर से कहता है, मैं ज़रा अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? अमर ऋतिक से पूछता है और ऋतिक अमर के सवाल का जवाब देते हुए कन्नी उंगली दिखा देता है। उसे टॉयलेट लगी थी, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो एक जगह रुकता है और हल्का होने लगता है। अभी वो अपनी थकान मिटा ही रहा था कि तभी उसे किसी के पायल बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुन ऋतिक हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी पैंट की चैन बंद कर लेता है। उसके बाद वो अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ऋतिक मन ही मन बड़बड़ाता है, ये तो पायल की आवाज़ है, इतनी रात में यहाँ कौन होगा? ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी फिर से उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ जंगल वाले हिस्से की ओर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की पायल पहनकर भाग रही थी। ना जाने ऋतिक को क्या सूझता है और वो जंगल वाले हिस्से की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पायल की आवाज़ तेज होती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन अब भी पायल की आवाज़ आना बंद नहीं हुई थी। ऋतिक आवाज़ लगाते हुए कहता है, कोई है क्या यहाँ? ऋतिक के सवाल का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन पायल की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। पायल की आवाज़ जंगल के भीतर से आ रही थी, इसीलिए वो भी जंगल के अंदर चले जाता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे एक लड़की जंगल में भागते हुए नजर आती है। अंधेरे के कारण ऋतिक को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की कभी इधर भागती तो कभी उधर। ऋतिक तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और दूर से ही उस लड़की को देखने लग जाता है। तभी ऋतिक के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, बचाओ, कोई है। आवाज़ को सुन ऋतिक का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। तभी उसकी नज़र उसके सामने खड़ी लड़की पर जाती है, जो एक दिशा की ओर भागने लगती है। ऋतिक भी पेड़ के पीछे से निकलता है और उस लड़की के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जंगल के ही एक दूसरे हिस्से में एक 24 साल का लड़का एक लड़की को ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। उसके अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह पकड़ रखा था। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लड़के की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि लड़की के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। वो लड़का हंसते हुए शालिनी से कहता है, आज तेरे बाप को पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी रखना कितना भारी पड़ सकता है। बहुत घमंड है ना उस रणवीर सिंह को। उसका सारा घमंड तो आज मैं निकालता हूँ। जब उसकी इज्जत पूरे गांव के सामने उतरेगी तो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। वो लड़का शालिनी को, तो देखूं तेरी इन नाजुक कलाइयों में कितना दम है। इतना कहकर वो लड़का शालिनी को एक हाथ से पकड़ता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वो लड़की आगे आती है और उस लड़के से शालिनी को छुड़ाने लग जाती है। तभी वो लड़का उस लड़की को एक धक्का देता है और अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ा देता है। लड़के का हाथ उस लड़की को लग पाता कि तभी एक परछाई वहाँ आती है और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देती है। हाथ मरोड़े जाने से उस लड़के की एक दर्द भरी चीख निकलती है और उसके हाथ से शालिनी की पकड़ छूट जाती है। शालिनी तुरंत उस लड़के को धक्का देती है और अपनी दोस्त चांदनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर वो लड़का जमीन पर पड़ा करा रहा था कि तभी एक पैर उसके मुंह पर पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋतिक था, जो चांदनी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। ऋतिक का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो अनगिनत लाते उस लड़के के ऊपर बरसाए जा रहा था। ऋतिक उस लड़के को कॉलर से पकड़कर उठाता है और कहता है, जो लड़के लड़कियों पर अपना जोर दिखाते हैं वो नामर्द होते हैं। इतना कहकर वो एक मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मार देता है। अपनी धुनाई होते हुए देख वो लड़का गुस्से से कहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं सरपंच का लड़का हूँ। वो अभी आगे कुछ कह पाता कि तभी एक और मुक्का उसके चेहरे पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है।
ऋतिक हाथ झाड़ते हुए खड़ा होता है और कहता है, सरपंच होगा अपने गांव का, ये तेरा गांव नहीं है। उसके बाद वो शालिनी की ओर देखता है और कहता है, कौन है ये? शालिनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये तारपुरा गांव के सरपंच का लड़का है। उन लोगों से हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी है। ये उसी दुश्मनी का बदला ले रहा है। इसने पहले भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। आज हम दोनों शाम की आरती के लिए मंदिर आई थी, तभी ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। ऋतिक गुस्से के साथ उस लड़के की ओर देखते हुए कहता है, एक दूसरे की माँ बेटियों को नुकसान पहुँचकर दुश्मनी नहीं निकाला करते। इतना कहकर वो उन लड़कियों से कहता है, अब तुम लोग जाओ। और तुम? शालिनी ऋतिक से पूछती है और ऋतिक उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, अभी तुम लोग जाओ। अगर हम साथ में गए तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। इतना कहकर ऋतिक की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उस लड़की को नज़र भर देखने से ही ऋतिक के मन में फूल बरसने लग जाते हैं। वो एक बार फिर अपने ही ख्यालों में खो गया था। आखिर खोता भी क्यों नहीं? ये उसकी चांदनी जो थी, जिसकी चांदनी चाँद से भी ज़्यादा गहरी है। उसका तो मन कर रहा था कि अभी चांदनी के पास जाए और उसका आँखों को निहारता रहे, लेकिन ऋतिक को कभी मौका ही नहीं मिलता। तभी ऋतिक अपने ख्यालों से बाहर आता है और देखता है शालिनी तो वहाँ से कब की चली गई थी। ऋतिक लड़के की ओर देखते हुए खुद से कहता है, अब इसका क्या करूँ? इसे यहीं रहने देता हूँ, जब इसे होश आएगा तो खुद चला जाएगा। ऋतिक वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसे एक ख्याल आता है और वो खुद से कहता है, इसने गलती की है तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो उस लड़के के पास जाता है और उसकी जेब टटोलने लग जाता है। जेब टटोलने पर उसे एक 100 का नोट मिलता है, जिसे देख ऋतिक बुरा सा मुंह बना लेता है। ऋतिक मन ही मन बड़बड़ाता है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बड़ा आया सरपंच का लड़का। उसने एक काम तो ज़िंदगी में अच्छा किया और बदले में उसे क्या मिला? केवल 100 रुपये। अपनी किस्मत को कोसता हुआ ऋतिक वापस ही जा रहा था कि तभी फिर से उसे किसी के पायल बजने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ को सुन ऋतिक खुद से कहता है, फिर से पायल की आवाज़? कहीं ये उन दोनों लड़कियों की तो नहीं है? नहीं, वो तो कब की यहाँ से जा चुकी हैं। फिर ये आवाज़ किसकी है? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर ऋतिक एक बार फिर आवाज़ की दिशा की ओर जाने लग जाता है। इस बार ये आवाज़ जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। आवाज़ तेज होती जा रही थी और इधर ऋतिक की चाल भी तेज हो गई थी। आवाज़ का पीछा करते करते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर नुमा कोठी बनी हुई थी, जिसके ऊपर आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। कोठी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसमें लगभग 100 कमरे तो होंगे ही। कोठी अंग्रेज़ों के ज़माने की लग रही थी। उस पर सफ़ेद और ग्रे रंग का पेंट लगा हुआ था। रात के अंधेरे में वो किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। कोठी के आसपास काफ़ी सारी खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और पास ही में एक कुआं भी बना हुआ था। उसी कुएं के पास एक पेड़ लगा हुआ था जो पूरी तरह सूख चुका था। वो पेड़ देखने में किसी काले साये से कम नहीं लग रहा था। अगर कोई इंसान उस पेड़ को देख ले तो उसी पल मर जाए। आम इंसान के लिए यह कोठी भले ही किसी भूत बंगले से कम नहीं थी, लेकिन ऋतिक के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। उसका तो काम ही यही था, पुरानी खंडहर नुमा इमारतों को खोजना और उस पर रिसर्च करना। ऋतिक काफ़ी एक्साइटेड था और साथ ही उसके मन में उस कोठी का इतिहास जानने की इच्छा थी। इस कोठी का जंगल के बीचों बीच मिलना और इसकी ऐसी हालत होना, ज़रूर इसके पीछे भी कोई कहानी रही होगी और बस यही से ऋतिक की कहानी की शुरुआत होती है और वो कोठी की ओर अपने कदम बढ़ा देता है।